हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम कर रहे हैं बैंक ऑडिट का टॉपिक, और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे दिस इज टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स अच्छे खासे कर लिए थे, और उसी का सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, देन वी स्टार्ट फर्दर। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो बैंक होता है सर, उसके दो काम होते हैं, एक होता है एडवांसेस और एक होता है डिपॉजिट्स। एडवांसेस मतलब दूसरों को लोन देना, पैसे प्रोवाइड करना, और डिपॉजिट मतलब लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना। सर टाइप्स ऑफ एडवांसेस, पहला होता है सर फंडेड लोन्स। फंडेड लोन्स कौन होता है, जहाँ पे एक्चुअल मनी का ट्रांसफर हुआ है, और नॉन फंडेड लोन्स मतलब जहाँ पे इन्वॉल्व ऑफ फंड्स नहीं होती, डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ओके, इसके बाद हमने प्रूडेंशियल नॉर्म्स, IRAC नॉर्म्स, जो कि हमने पहले भी रिपोर्ट के अंदर पढ़ा था, कि मैंने कहा था बाद में पढ़ा होगा, तो फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया उसको। ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड असेट, इसको हम, इसमें एक होता है जी परफॉर्मिंग असेट्स या फिर परफॉर्मिंग एडवांसेस, राइट। परफॉर्मिंग एडवांसेस में सबसे पहला होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट्स। सर क्यों? सच एडवांसेस विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम एंड डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क। कि सर पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें 100% श्योरिटी है कहीं ना कहीं कि पैसे रिकवर हो। सर 100% नहीं सर, थोड़ा सा रिस्क तो 5-10% का होता ही है, लेकिन हमें मोस्टली एक्सपेक्टेशन है कि हमें हमारे पैसे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA। तो यहाँ पे ही सारा गेम है NPA का, कि भैया यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पैसे या तो ओवर ड्यू हो गए हैं या तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। क्या हो गए? ओवर ड्यू हो गए या तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। तो अब यहाँ से बैंक को इनकम जनरेट नहीं हो रही है, हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे बैंक को इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं NPA। ओके सर, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ NPA? तो अलग अलग एडवांसेस के केस में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे टर्म लोन, टर्म लोन के केस में अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो भी प्रिंसिपल रिमेन रह रहा है उसका, अगर वो ओवर ड्यू है 90 डेज से ज़्यादा, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि सर ये एक NPA है। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर है, सर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अभी हम सीखेंगे, रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, सीख तो हमने लास्ट क्लास में लिया ही था। सर अगर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर है पीरियड 90 डे से ज़्यादा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, NPA बोलेंगे। सर बिल परचेज या बिल डिस्काउंटेड, क्लास 11-12 में तुमने पढ़ा था अकाउंट में, और बिल ऑफ एक्सचेंज वही टॉपिक है, कि अगर ये 90 डे से ज़्यादा का ओवर ड्यू है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया ये NPA है। सर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि भैया तुम्हारे जो स्टॉक की वैल्यू है वो 10 लाख है, गवर्नमेंट कहता है, गवर्नमेंट कह रहा हूँ, बैंक कहता है कि इसके बदले में तुम्हें 70% लोन जो है प्रोवाइड कर देंगे, तो 70% यानी 7 लाख। बट आपने क्या कहा कि नहीं सर मेरे को बस 5 लाख दे दो, मुझे 7 लाख की जरूरत है नहीं, तो आपने सैंक्शन अमाउंट कराया 5 लाख। अब CC और OD बन गया 5 लाख का, आपने 3 लाख ऑलरेडी यूटिलाइज कर दिया, तो आपके पास बैलेंस अनयूटिलाइज अमाउंट था 2 लाख का, राइट। अब आपने किसी को चेक इशू कर दिया, अब चेक इशू जब कर दिया, लेट्स सपोज 3 लाख का, आपको याद ही नहीं रहा कि हाँ भैया मेरे को चेक इशू नहीं कर रहा था, मेरे को 2 लाख तक की लिमिट बाकी है, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने कर दिया। अब क्या हो गया, 1 लाख जो तुमने एक्स्ट्रा कर दिया, बैंक वाले का कॉल आया, बैंक वाले ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारी लिमिट तो 2 लाख की थी, 3 लाख क्यों कर दिया? तो आपने कहा सर आपने सैंक्शन अमाउंट मेरे को 5 लाख किया है, लेकिन मेरी लिमिट 7 लाख तक इनहेंस हो सकती है, तो उसको ना थोड़ा सा इनहेंस कर दो, 6 लाख तक कर दो, और ये 1 लाख वहाँ से एडजस्ट कर दो। तो जब तक ये काम नहीं हो रहा है, जब तक ये 1 लाख ओवर ड्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल पढ़ने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने कर रखा है, वहाँ से जाके आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद हमने दो केसेस और पढ़े थे, व्हेन क्रेडिट इज लेस देन डेबिट, या फिर व्हेन देयर आर नो क्रेडिट। ठीक है, तो इसको भी हम आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। फिर हमने कहा NPA क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, NPA क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इरेगुलरिटीज, पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा है डाउटफुल एसेट्स, उसके बाद है लॉस एसेट्स। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स कब कहा जाता है, असेट्स which has been classified as NPA for a period less than 12 months, मतलब कि सर 12 मंथ तो नहीं हुए लेकिन लेस देन 12 मंथ है, तो हम इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड असेट्स की भैया NPA हो गया है, अभी तक उससे रिकवरी नहीं हो रही है। डाउटफुल असेट्स क्या है सर, मोर देन 12 मंथ हो गया। और लॉस असेट्स क्या है कि हमने क्लासीफाई उसको कर लिया है, या तो इंटरनल ऑडिटर ने कर दिया हो या RBI ने कर दिया हो, ठीक है, बट अभी अमाउंट रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस असेट्स। इसके बाद प्रोविजन रिक्वायरमेंट, तो स्टैंडर्ड एसेट्स का 0.40, ठीक है, हम बनाते हैं, और सब स्टैंडर्ड का 15%, और डाउटफुल का अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100%, और सिक्योर्ड पोर्शन है तो अप टू 1 ईयर 25%, मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर 40%, और मोर देन 3 ईयर तो फिर ये हो जाता है 100%। उसके बाद लॉस असेट्स का बनता है जी 100%। ओके,
अब सर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, तो एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जिसके लिए, जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है, लेकिन उसी को सपोर्ट करने के लिए कई बार कोलेटरल सिक्योरिटी दी जाती है। उसके बाद फिर स्पेशल केस की सीरीज स्टार्ट हुई है, जिस पे अभी हम हैं और जिसको हम रिवाइज करके आगे जो पोर्शन नहीं हुआ है वो हम कर रहे हैं। इसमें मैंने 2 लेक्चर इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट है बैंक ऑडिट के एंगल से, हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखना हाईली इंपॉर्टेंट है बैंक ऑडिट के एंगल से, इसलिए इसमें मैं 2 लेक्चर लगा रहा हूँ, एक लास्ट लेक्चर और एक ये वाला। इसके बाद वाले तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आते जाएंगे और फटाफट तुम रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। स्पेशल केसेस विद रिस्पेक्ट टू एनपीए क्लासिफिकेशन। पहला है सर अकाउंट रेगुलाइज नियर बैलेंस शीट डेट। इसमें क्या हो रहा है, उस बंदे के पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, और 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया उसका बैंक लोन। तो बैंक मैनेजर ने कहा कि सर ऐसा है, अपना अमाउंट पे कर दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऐसा करो मेरे को एक टर्म लोन दे दो, मैं जो पैसा आप दोगे उससे बैंक लोन जो है वो क्लियर करा दूंगा, तो इससे आपका भी अकाउंट अच्छा दिखेगा और मेरा भी अमाउंट ड्यू हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कीम ये बनाई गई अकाउंट रेगुलाइज नियर बैलेंस शीट डेट, इसको आप क्या कहोगे? उसने पेमेंट तो कर दी अपने लोन की, लेकिन इसे आप क्या कहोगे? तो इसे एनपीए ही कहने वाले हैं। अगला है सर असेट्स क्लासिफिकेशन ऑन बोरोवर वाइज। जैसे एक बंदा है, उसने क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है, होम लोन भी ले रखा है, कार लोन भी ले रखा है, फोन लोन भी ले रखा है, वाइफ लोन भी ले रखा है, बच्चे लोन भी ले रखा है, फैमिली लोन भी ले रखा है, सारे लोन ले रखे हैं। क्वेश्चन है कि सर वो एक में पेमेंट नहीं कर पाया, एक में वो एनपीए हो गया, बाकी सब में उसका प्रोफाइल ठीक है। तो हमने कहा कि हम इसे लोन वाइज नहीं देखते, यहाँ हम कस्टमर वाइज देखते हैं, यानी बोरोवर वाइज देखते हैं। अगर एक में एनपीए तो सब में ही एनपीए ट्रीट करेंगे। ओके, इसका सर एडवांस अंडर कंसोर्टियम। सर इसमें हमने क्या किया था, इसमें रतन टाटा सर का केस देखा था। रतन टाटा सर को कितना चाहिए था सर? 500 करोड़। उसने एसबीआई को बोला, एसबीआई के पास बस 300 करोड़ थे। एसबीआई ने क्या किया, एचडीएफसी और आईसीआई से 100 करोड़ कैरी कर लिया। अब उसकी ईएमआई बनी 5 लाख रुपीस, तो रतन टाटा सर ने 5 लाख रुपीस पे कर दिए। किसको पे कर दिए सर? एसबीआई को। अब एसबीआई ने यहाँ पे लोचा कर दिया, एसबीआई ने क्या किया, एचडीएफसी और आईसीआई की 1 लाख की पेमेंट नहीं की। तो रतन टाटा सर का प्रोफाइल अच्छा है, उन्होंने टाइम से पेमेंट कर दी, लेकिन एसबीआई की गलती की वजह से एचडीएफसी और आईसीआई उसको एनपीए ट्रीट करेंगे अगर वो पेमेंट 90 डेज से ओवरड्यू रह गई है तो। ओके सर। सर उसके बाद है गवर्नमेंट गारंटी। तो यहाँ पे पापा और चाचा की बात हो रही थी। पापा कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी की गारंटी दी है, ठीक है, तो बेशक उस बंदे के 90 डेज ओवर हो गए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी गारंटी वापस नहीं लेता तब तक हम उसको एनपीए ट्रीट करेंगे नहीं। और बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, इसके लिए नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो इसमें सबसे पहला होता है सर, समझना होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। अगर किसी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए लेस देन 1 ईयर लग रहा है, वो होती है शॉर्ट टर्म। अगर किसी क्रॉप के लिए मोर देन 1 ईयर लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। तो सर ये अगर 90 डेज, एग्रीकल्चर एडवांसेस शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए इफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इज ओवरड्यू फॉर। तो सर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 2 सीजन का टाइम दिया गया है और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 1 क्रॉप सीजन का टाइम दिया गया है। तो अगर आप तब तक भी अपनी पेमेंट नहीं करते 1 क्रॉप सीजन और 2 क्रॉप सीजन तक, ठीक है सर, 2 क्रॉप सीजन तक, तो आपको क्या माना जाएगा? एनपीए माना जाएगा। ओके सर, यहाँ तक हमारी कहानी अभी तक चल रही थी। ओके सर, दिस इज पॉइंट नंबर 5। चलिए सर आज इसका गेम खत्म करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 6। यहां पे सर इरोजन, EROSION, इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। सर एग्जांपल देखते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने जो लोन लिया है ना सर, लेट सपोज 3 लाख का, और आपकी जो सिक्योरिटी वैल्यू थी, आपने जो असेट्स उसके बदले में रखवाया था, सिक्योरिटी रखवाई थी वैल्यू, वो थी सर 5 लाख की, ठीक है। ये कब की बात है सर? लोन टाइम की, जब आपने लोन करवाया था तब की बात कर रहे हैं। और सर करंट वैल्यू ये सेट, लेट सपोज ये है लैंड, ये वही लैंड है, तो इस लैंड की अब जो करंट वैल्यू है ना सर, वो रह गई है 2 लाख।
ठीक है सर। तो अब बैंक ने तो लोन दे दिया, कितने का लोन दे दिया, 3 लाख का। असेट की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। लेकिन अब उस असेट्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 लाख। तो कहा जा रहा है कि भैया तुम्हें क्या लग रहा है वो अपनी असेट्स 2 लाख की वापस लेने आएगा, नहीं लेने आएगा, डाउटफुल मानो। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो लोन है इसको आप ट्रीट करोगे कंसीडर्ड एज डाउटफुल, एज डाउटफुल। ठीक है, मैं और कम कर देता हूँ, वो जो वैल्यू है वो रहेगी सिर्फ 1 लाख। यानी 3 लाख का लोन लिया था, उस समय वैल्यू असेट की 5 लाख थी। अब वो क्या आपको लग रहा है वो अपने लैंड के पेपर लेने वापस आएगा, नहीं आएगा सर, अब वो 1 लाख की ही रह गया, अब वो नहीं आएगा। तो इसलिए बैंक क्या कह रहा है, उसको डाउटफुल मान लो। सर हो सकता है वापस आ जाए, हाँ ठीक है, तब उसको अच्छी वाले एसेट्स, गुड एसेट्स मान लेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उसको डाउटफुल ट्रीट करो। ठीक है, ओके। दूसरा सर एग्जांपल, लोन 3 लाख, ठीक है, सिक्योरिटी वैल्यू 5 लाख, ठीक है सर, और करेंट वैल्यू, करंट वैल्यू लेट सपोज इट्स अ 25,000। सर ऐसा क्या था, सर आईफोन था, एग्जांपल ले लिया आईफोन। उस समय आईफोन कितने का था, 5 लाख का था, तुमने ले लिया, तुम भी नए नए बैंकर थे, तुम्हें अकल नहीं थी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 5 लाख। और ऐसा पहली बात, फोन गिर भी बैंक रखता ही नहीं है, एक एग्जांपल लिया सेट का, ठीक है। तो ये 5 लाख की एसेट कितनी होगी सर, 25,000 की, ठीक है। तो अब इसे क्या कहेंगे, तो इस लोन को हम कहने वाले हैं, तो ये जो लोन है वो होगा सर लॉस एसेट, लॉस एसेट, ठीक है। सर अब इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, ये समझ में आ गया ना एग्जांपल, लॉस एसेट्स कब है और डाउटफुल एसेट्स कब है, डाउटफुल लोन कब है, बार बार एसेट निकल रहा है यार। पहला वाला लोन डाउटफुल है, दूसरा वाला क्या है, लॉस एसेट। सर कैसे क्या लिखेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इरोजन 50% ऑफ वैल्यू assessed by बैंक और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई, ठीक है, इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन। ये क्या कह रहे हैं, 50% ऑफ वैल्यू असेस्ड बाय बैंक, 50% ऑफ वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। दोबारा बोलो, 50% ऑफ वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। बैंक देख रहा है कि आपकी वैल्यू जो थी, जो असेट आपने रखवाई थी गिरवी, ठीक है, जो आपने असेट रखवाई थी हमारे पास सिक्योर्ड वैल्यू, वो 50% हो चुकी है। तो आप कहोगे कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट। तो भैया 50% वैल्यू डाउन हो गई, यस, तो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है सर, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आप इसे क्या कहेंगे, asset will be directly classified as doubtful। तो हम इसको क्या बोलेंगे, assets को doubtful ट्रीट करना पड़ेगा। ओके सर। ऑन द अदर साइड, रियलाइजेशन वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, लिखेंगे 10 लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इन बोरोवर्स। मतलब सर आपकी वैल्यू बोरोवर का भी 10% हो गया, आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई है, तो इस केस में आप क्या कहोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड। हम इसको क्या कहेंगे कि भाई भूल जाओ तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी है, डायरेक्ट इसको क्या मानो,
लॉस असेट, लिखिए असेट should be classified as loss asset and need to be written off or fully provided for। मतलब मान के चलो यार उसकी वैल्यू 90% से डाउन हो गई है, बस 10% रह गई, तो कह रहे इग्नोर करो उसको, लॉस एसेट मान लो, ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हमें बता दिया है, इरेजर इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, अब मैं देख लूँ कुछ और केसेस मेरे पास है क्या आपको बताने के लिए। कौन कौन से टॉपिक कर लिया हमने अब तक? सर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कर लिया हमने, मार्क कर लेते हैं। टेम्परेरी डिफिशिएंसी, हाँ एक पॉइंट लिखिए सर यहाँ पे, अच्छा पॉइंट है। नेट वर्थ ऑफ द बोरोवर नीड नॉट बी कंसिडर्ड। मान लीजिए मुकेश अंबानी, बट आप लिखिए मुकेश जी, थोड़ा इज्जत से नाम लो, ठीक है। मान लो उन्होंने आपसे बैंक लोन लिया था, उनके पास 3000 करोड़ उनका अकाउंट बैलेंस है, और उनकी एक ईएमआई है लेट सपोज 2 लाख रुपीस की, और वो ओवर ड्यू है मोर देन 90 डेज। क्वेश्चन है सर मुकेश सर को एनपीए डिक्लेयर करे क्या? अरे सर उनका अकाउंट तो आप जानते ही हो कितने पैसे, वो गलती से उनका ईएमआई रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनपीए ट्रीट करेंगे, उसका अकाउंट कितना है, नेटवर्थ कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके ओके, और पॉइंट लिखिए सर, कुछ छोटे छोटे हैं अब ये सब, फटाफट एक बार कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ऑन टेक आउट फाइनेंस। ये क्या है, अगर तुमने एक चैप्टर होता है हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो पढ़ा हो, मान लो तुम्हें एक जगह से 10% पे होम लोन लिया था, अगली जगह 8% मिल रहा है, तो तुमने 8% वाली जगह से लोन जो है नया वाला लोन ले लिया और पुराना वाला लोन पे आउट कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक बैंक में तुम एनपीए हो गए हो, नए बैंक से तुमने रिक्वेस्ट की, उसने कम रेट पे तुम्हें अलॉट कर दिया, तो नया वाला बैंक तुम्हें क्या ट्रीट करेगा? ये है ऑन टेक ऑफ फाइनेंस। एग्जाम्पल सलमान भाई, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, यहाँ पे आप एनपीए हो चुके हो, क्यों? शादी नहीं हो रही थी, ईएमआई देना भूल गए आप, ठीक है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था लेट्स सपोज 10% था। अब एक उनका बहुत बड़ा फैन मिल गया, जबरा फैन, वो कह रहा है कि भाई सलमान भाई तुम मेरे यहाँ अपना अकाउंट ओपन करवा लो एचडीएफसी बैंक में, और पता है हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो ओनली 8% है, क्या आप आना चाहोगे? तो उसने कहा यस यस, मेरा अकाउंट सेटल कर दो। तो एचडीएफसी ने आईसीआई को क्या कर दिया, पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि एचडीएफसी इसको क्या ट्रीट करेगा, तो ये भी इसको एनपीए ही ट्रीट करने वाला है, ठीक है। एनपीए बेशक आपने उसकी पेमेंट कर दी है, लेकिन सलमान भाई इस अकाउंट में भी कुछ दिनों तक एनपीए ही रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, 9 पॉइंट लिखिएगा, एडवांसेस अंडर केवीपी
IVP, LIP, NSC, ETC, which are eligible for सरेंडर। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है आमिर खान जी जो है उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो रही है। ठग ऑफ हिंदुस्तान आई थी, फिर अभी एक मूवी आई थी सितारे जमीन पर, है ना, उनकी मूवी फ्लॉप हो रही है। तो अभी हम बात करते हैं आमिर खान की, राइट। आमिर खान जी के पास, आमिर खान जी ने अपनी LIC ले रखी है, NSC ले रखी है। अब ये मत पूछना क्या होता है, इनकम टैक्स में तुमने पढ़ा होगा LIC NSC, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू होती है, एक है इनकी मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू सर, मैच्योरिटी वैल्यू है सर 50 लैक्स। अगर आमिर खान जी 10 साल के बाद ये पैसे लेंगे तो उन्हें 50 लैक्स मिलने वाले हैं, लेकिन उनको पैसे की जरूरत आज है, तो इसकी जो सरेंडर वैल्यू है ना, दिस इज 15 लाख रुपीस। अब आमिर खान सर को पैसे की जरूरत है, आमिर खान जी ने कहा कि भैया मुझे लोन दे दो, और लोन चाहिए मुझे बस 10 लाख रुपीस का। कितने का लोन मिला उन्हें? 10 लाख रुपीस का। पूरे अमाउंट का लोन तो वैसे भी नहीं मिलता, तो इसमें मार्जिन कितना है? तो बैंक ने जो मार्जिन रखा है ना, मार्जिन वो रखा है 5 लाख का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये वाली समझ में आ गई। सर इस पे एनपीए वाला केस क्या है? एनपीए वाला केस अब लिखेंगे हम। अब इसे एनपीए कब माना जाएगा? क्वेश्चन है इसे एनपीए कब माना जाएगा। तो अब एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, उसके थ्रू समझना। लिखना टिल द टाइम sufficient margin is available। जब तक sufficient margin available है तब तक, ठीक है, account will not be treated as NPA। यानी यहाँ 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तुमने 10 लाख लिया ना, 1 लाख की EMI थी, 11 लाख हो गए, फिर बाउंस हुआ 12, फिर बाउंस हुआ 13, फिर बाउंस हुआ 14, फिर बाउंस हुआ 15। तो जब तक 15 लाख तक सरेंडर वैल्यू तक तुम्हारी EMI नहीं पहुंच जा रही, तब तक तुम्हें एनपीए ट्रीट नहीं किया जाएगा। सर एग्जांपल दीजिए। सर EMI 1 2 3 4 5 6, और इनकी हर EMI जो है 1 लाख की है। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, राइट। सर ओवर ड्यू फॉर 90 डेज, इग्नोर। ओवर ड्यू 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 90 डेज, इग्नोर। अब मेरी बात को सुनना, आपने ऑलरेडी कितना अमाउंट लिया था सर? 10 लाख। EMI कितनी बाउंस हो गई सर? अप टू 5 लाख, क्योंकि आपका मार्जिन कितना था? 5 लाख का। अब जब आपने यहाँ पे अब आपको एनपीए ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है, 1 लाख। तो ओवर ड्यू 90 डेज। अब यहाँ पे, अब जब आप ओवर ड्यू करोगे, हम 90 डेज का प्रिंसिपल पहली 5 EMI पे नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे जब आपका मार्जिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, ठीक, ओके। ठीक है सर, यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना चाहता हूँ, इनकम रिकॉग्निशन का। इनकम रिकॉग्निशन, इनकम रिकॉग्निशन।
क्वेश्चन है जो अभी आपने एडवांसेस मेरे साथ पढ़े, कितने केसेस किए आपने? तकरीबन 9 केसेस किए, राइट? तो 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनकी इनकम को बुक कब किया जाएगा? आपने AS9 भी पढ़ा होगा, और AS9 का हम रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि आपने ऑडिट पढ़ते समय समझा होगा कि अप्लीकेबल FRF जो भी होगा वी विल फॉलो दैट AS9। सर जब भी कोई भी असेट स्टैंडर्ड असेट होगी तब क्या करेंगे? मान लो कोई भी असेट स्टैंडर्ड असेट है, मतलब जहां पे इनकम जनरेट हो रही है बैंक की, स्टैंडर्ड असेट है, तो हम इसको एक्रूअल बेसिस पे इनकम को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, राइट? बी, अगर कोई सब स्टैंडर्ड असेट है, या फिर कोई भी नॉन परफॉर्मिंग असेट है, नॉन परफॉर्मिंग, तो हम इसे कब करेंगे? कैश बेसिस पे। तो ये क्या कहता है कि भाई तुम्हें डाउट हो गया ना वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जिस चीज़ पे तुम्हें डाउट है उस चीज़ को तुम इनकम कैसे बुक कर सकते हो? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो जब वो मिल जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, तब उसको इनकम बुक करना कैश बेसिस। अब यहाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है? पहला पॉइंट है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी। ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पढ़ा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो बेशक 90 डेज से ओवर ड्यू हो जाए, हम उसको NPA ट्रीट नहीं करेंगे जब तक वो अपनी गारंटी को रिवोक ना कर ले, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा था कि हम इसको NPA नहीं मानते, राइट? बट इनकम कैसे बुक करेंगे मुझे ये बताओ। हमें भी प्यार है, आपको भी प्यार है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारा क्वेश्चन है इसकी इनकम कब बुक करेंगे? तो याद रखना, बेशक हम इसे NPA ना माने, लेकिन पैसे तो तभी आएंगे ना जब आएंगे, तो हम इसे एक्रूअल बेसिस पे भी बुक नहीं करेंगे, हम कैश बेसिस पे ही इसे बुक करेंगे, ठीक है? तो आप लिखोगे इनकम रिकॉग्नाइज्ड कैश बेसिस, या फिर इक्वल की जगह लिखो ऑन कैश बेसिस। हम कैश बेसिस पे ही इसको बुक करेंगे। विद रिस्पेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसकी गारंटी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको NPA नहीं मानेंगे, लेकिन इनकम कैश बेसिस पे, मतलब जब पैसे आ जाएंगे तभी रिकॉर्ड करने वाले हैं। सर अभी आपने LIC का आमिर खान का एग्जांपल लिखा था, राइट? एडवांसेस अंडर KVP, IVP, LIP, NSC, income will be recorded on accrual basis। सर आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक मार्जिन अवेलेबल है तब तक। एक्रूअल बेसिस टिल सफिशिएंट मार्जिन इज अवेलेबल, जब तक सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है तब तक। ओके सर, पॉइंट नंबर थर्ड, फर्स्ट टाइम NPA लिखो, पहला धोखा। सर पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला धोखा खाया, अब क्या करोगे सर? ठीक है, ध्यान सुनो, यहां पे तुम क्या लिखने वाले हो, ध्यान सुनना। ऑल इनकम विच was recorded आउटस्टैंडिंग एक्रूअल बेसिस, या फिर ऑन लिखो, ऑन एक्रूअल बेसिस, एंड नॉट रिसीव्ड विल बी रिवर्स्ड। सर आप समझो,
वो गाना नहीं, ये धोखे प्यार के धोखे। अब क्या हुआ, आपको बहुत उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी तुमसे दीदार की, हाँ। अब भाई साहब ने धोखा दे दिया, एनपीए हो गए। हमने तो सोचा कि बहुत अच्छा बच्चा है, हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली, बाद में पता चला नहीं जी, मोए मोए हो गया, धोखा हो गया। तो जितनी भी इनकम तुमने रिकॉर्ड कर ली थी एक्रोल बेसिस पे, और जब तुम्हें पता चला ये एनपीए हो गया है, तो जो भी इनकम तुमने रिकॉर्ड की एक्रोल बेसिस पे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब हम उसकी इनकम कब से बुक करेंगे? तो हम क्या बनाएंगे, इसका मेमोरेंडम। क्या बनाने वाले हैं? मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट में लिखते जाएंगे कि भाई इतनी इनकम ड्यू हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। जब मिलेगा तब उसको फाइनलाइज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखिए, बैंक्स will maintain memorandum account to keep track of amount due from borrowers। ठीक है, ओके सर, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, लास्ट 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 लास्ट। उसके बाद सर अभी तो बहुत टाइम है। हाँ लिखेंगे ना, फिर थोड़ा सा बुक से पढ़ना है, एक दो क्वेश्चन देखने हैं, आज के पार्ट में कम पढ़ना है, डोंट वरी। आज खुश हो जाओ, तुमने ऑडिट के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो भी है एंजॉय वाला है। ठीक है, लिखिए ऑन पार्शियल रिकवरी। सर व्हाट इज पार्शियल रिकवरी? आइए देखते हैं। कहते हैं सर एक ईएमआई है, ठीक है, मान लीजिए 2 लाख की। इसमें 1,50,000 जो है वो प्रिंसिपल है, और 50,000 जो है हमारा इंटरेस्ट है। और जो कस्टमर है उसके साथ मोए मोए हो गया, उसके पास पैसों की दिक्कत आ गई। हो सकता है, एक बार होता है सब दिन ना हो तो एक समान, कोई दिक्कत आ गई, फाइनेंशियल इशू आ गया। अब क्या होगा? तो मान लीजिए वो बस पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है बैंक को? वो कह रहे हैं सर मेरे पास ओनली 1 लाख है। ईएमआई कितने की है सर? 2 लाख की, राइट। और वो पे कितना कर रहा है? 1 लाख। अब आप क्या करोगे? अब इस 1 लाख को, ध्यान सुनना, इंटरेस्ट में ट्रीट करोगे या फिर इस 1 लाख को प्रिंसिपल में ट्रीट करोगे? क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। तो यहां पे हम AS9 का रेफरेंस देंगे। AS9 कहता है इट विल ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से। फर्स्टली इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम। हम इसको क्या मानेंगे? पहले इनकम मानेंगे, ठीक है। यानी 1 लाख में से पहले 50,000 एडजस्ट होंगे इंटरेस्ट के लिए, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 का वो प्रिंसिपल के लिए एडजस्ट होगा। ओके सर, इसमें भी एक पॉइंट है, बोलो सर। अगर कस्टमर एप्लीकेशन में लिख के दे कि सर ये जो 1 लाख दे रहा हूं ना, इसे प्रिंसिपल से एडजस्ट करना सर प्लीज, तो अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट ऐसी है तो हमें प्रिंसिपल से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए क्या कहता है वो, इफ इंस्ट्रक्शन आर specifically given to adjust about against principal, then it will be adjusted as per instruction। देखो भैया क्या कह रहा है वो, इफ इंस्ट्रक्शन आर स्पेसिफिकली गिवन, मतलब साफ साफ बता दिया जाए, टू एडजस्ट अमाउंट अगेंस्ट प्रिंसिपल, देन इट विल बी एडजस्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है सर। अब मेरे को थैंक यू बोलो,
मेरी मेहनत के लिए थैंक यू बोलो फटाफट फटाफट, ठीक है। गुरु दक्षिणा दो मेरे को, थैंक यू बोलो प्यार से। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं महादेव की कृपा से, महादेव की ब्लेसिंग के साथ तुमको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा। फटाफट कमेंट में थैंक यू बोलो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और हाँ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना प्लेलिस्ट, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से बढ़ाने वाला हूँ और इस बार तुमको तुम्हारे सपनों से मिलाने वाला हूँ। हर बार रोते हो ना ऑडिट में पास नहीं होते, इस बार तुम्हें 90+ दिलाने वाला हूँ। चलिए सर, आते हैं बुक पे। सर एक स्पेशल नोट है यहाँ पे, जरा मुझे इसका मीनिंग बताओ। क्लासिफिकेशन एज एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी, नेटवर्थ। क्या नेटवर्थ से फर्क पड़ेगा? आंसर है नो। जैसे हमने कहा था रतन टाटा सर है, या मुकेश जी का एग्जांपल लिया था, मुकेश जी के पास 3000 करोड़ रुपीस है, गलती से हो गया, नहीं सर आप उसे एनपीए ही ट्रीट करेंगे। ओके, अब क्या क्या नहीं पढ़ा आपने? अगला जी, अकाउंट्स वेयर देयर इज अ इरोजन। इरोजन के दो केस थे सर, एक है 50% वैल्यू वाला, और एक कि वैल्यू हमने करवाई थी और वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग। अगर लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको क्या मानते थे? बोलो 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 बोलो, लॉस असेट। और अगर 50% है सर तो ये क्या होगा? डाउटफुल स्टेट में। मार्क कर लो प्लीज, बुक है ना आपके पास? बुक नहीं बाइक की तो प्लीज बाइक कर लेना यार। लिटरली अगर 1000-2000 रुपए में तुम सीए क्लियर कर लेते हो, तुम्हारा 6 मंथ जो है वो बच जाता है, और तुम्हारी इतने सालों की तपस्या पूरी हो जाती है। शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, शिद्दत से पढ़ लो, क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ कर लो, जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ लिख लो, प्रैक्टिस कर लो यार। क्यों बार बार अटेम्प्ट देना है? क्यों बार बार रोना है? एक बार ढंग से करो और पास हो जाओ। मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है यार, हर बार अटेम्प्ट देने नहीं आता। अगली बार आशीर्वाद लेने आना, पाँव छूने आना, मिठाई का डब्बा लेने आना, ठीक है। बुक नहीं है तो फटाफट 93571940 में मैसेज करो, बुक बाय करो, शिद्दत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो और पास हो जाओ। अपने लिए करो यार, ये सपने हमारे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें इसे पूरा करना है, ठीक है। ओके सर, एनएससी, केवीसी, आईवीसी, एटीसी, तो इसमें हमने क्या किया था? एडुकेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट, तो तब तक हम उसको एनपीए नहीं मानेंगे, और जैसे ही एडुकेट मार्जिन खत्म हो जाएगा उसको एनपीए ट्रीट कर लेंगे। ओके, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ये वाला पॉइंट हमने लिखा नहीं है, तुम चाहते हो तो मैं लिखवा सकता हूँ, ठीक है। लिखना है? बताओ। चलो सर लिखवा देता हूँ, आइए अभी बढ़वा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आइए नेचुरल कैलेमिटीज वाला पॉइंट लिखवा देता हूँ, आइए। ये हमारे 9 पॉइंट थे, 10th लिख लीजिए, आइए। एग्री कल्चरल एडवांसेस affected by natural calamities, ठीक है। लिखिए क्या कह रहे हैं वो, इफ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, सर जैसे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स कन्वर्टेड इनटू टर्म लोन। तो क्या होता है, जो लॉ हमने एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हम उसको टर्म लोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और हो सकता है पेमेंट रीशेड्यूल हो जाए। चल ठीक है, 6 महीने बढ़ा के दे दिए, 3 महीने बढ़ा के दे दिए, चल ठीक है 2 महीने बाद पेमेंट दे देना। जैसे जब कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड के टाइम में क्या हुआ था, बैंक ने भी लॉ आया था, मतलब अनाउंसमेंट हुई थी कि जो भी ईएमआई तुम नहीं दे पाए हो 2-3 महीने, कोई बात नहीं, बैंक को बोला जाए कि ईएमआई के लिए फोर्स ना किया जाए, 2 से 3 महीने बाद अपनी रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो रीपेमेंट पीरियड
इज रीशेड्यूल्ड, रीशेड्यूल्ड, ठीक ना, और फ्रेश टर्म लोन्स आर सैंक्शनड, या फिर उनको नया लोन दे दिया, नए लोन से पुराना लोन जो है क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये जो टर्म लोन है या फिर रीपेमेंट पीरियड हुआ या फिर नया लोन है, इसको क्या ट्रीट करोगे? ऑब्वियसली इसको एनपीए ही ट्रीट करेंगे। वंस एनपीए ऑलवेज एनपीए, इट इज योर पेमेंट इज नॉट क्लियर्ड, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? सैंक्शनड, हाँ लिखिए, टर्म लोन्स एज वेल एज फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन्स all considered as current dues and not classified NPAs, ठीक है। currently all considered as current dues एंड नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए। सर अभी तो आप बोले थे एनपीए ट्रीट होगा, हाँ गलती हो गई मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सर ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 स्टार लगाना है, क्योंकि ऐसा ये पहला ऐसा केस देख रहे हो जहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। ऑल कंसिडर्ड एज द करंट ड्यूज एंड नॉट क्लासिफाइड एनपीएस, ओके। चलिए सर, तो ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। नेचुरल कैलेमिटीज, करंट ड्यूज एंड नीड नॉट टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए, ओके। सर एक क्वेश्चन है, सर हमने अपने स्टाफ को एडवांस दे दिया, अब क्या करोगे? इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ एडवांस शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द एडवांस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन, आपने क्या दिया है? हाउसिंग लोन दिया है, और सिमिलर एडवांस ग्रांटेड टू द स्टाफ मेंबर व्हेन इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नीड टू बी कंसीडर्ड एज ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। सच लोन एडवांसेस शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए only when here is the default in the repayment of the installment of principal, payment of interest and respective of due dates। तो भैया वही आएगा कि हमने अपने स्टाफ को दिया था, क्या होगा? तो भैया अगर पेमेंट नहीं करोगे क्वार्टर के बाद, ऑब्वियसली 90 डेज ही होते हैं क्वार्टर में, तो हम आपको एनपीए मानेंगे, ठीक है। कब? जब आपकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी और आपने रीपेमेंट नहीं की टाइम से, ठीक है। ओके 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 सर, क्वेश्चन है हमारे पास, जरा क्वेश्चन खेले क्या? 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करके खत्म करेंगे इसको। रंजना सेरामिक प्राइवेट लिमिटेड इज सैंक्शनड एज कैश क्रेडिट फैसिलिटी। सर कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओके सर, पहला या दूसरा पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू एनपीए केसेस, ठीक है। 100 lakhs from branch of LMO Bank. Beside branch has sanctioned one time bank guarantee of 10 lakhs on behalf of the company in favor of statutory authority. This was what type of credit facility has been sanctioned by branch? सर हमने गारंटी दी, गारंटी देना क्या होता है सर? फंड ट्रांसफर है? नहीं, गारंटी दी है, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, कैश क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शनड बाय द बैंक इज नेचर ऑफ द फंड क्रेडिट फैसिलिटी, और बैंक गारंटी सैंक्शनड टू द कंपनी नेचर ऑफ नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। और ये सर ये तो बिल्कुल वही है जो आपने नोट्स में लिखवाया था। यस सर, थैंक यू बोलो, चलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलो यार, गुरु दक्षिणा कुछ तो दो यार, ठीक है, ओके। आउट ऑफ ऑर्डर का केस है, अकाउंट ऑफ द बोरोवर अवेलिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ब्रांच हैज बीन बिकन आउट ऑफ ऑर्डर, डिस्कस द टर्म आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो 3 केसेस होते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस, जो 1 लाख वाला क्वेश्चन था। नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज, डेट ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिट आर इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट तुम्हें लिखने होंगे, बाकी एग्जांपल है, एग्जांपल में तुम वही एग्जांपल लिख सकते हो जो हमने क्लास में लिखा था, या फिर ये भी पढ़ के लिख सकते हो, ओके। उसके बाद मई 18 का क्वेश्चन है, A approaches a bank for financial assistance for his upcoming project. The bank manager, after verifying the proposal is agreeable finance of Mr. A, but seeks the security to be offered to the bank. Discuss the nature of securities. तो एक होती है प्राइमरी, एक होती है कोलेटरल। बाकी ये कुछ है, ये एक बार तुम पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से तुम्हें आता है, ठीक है। अगला है सर, रामजी लाल एंड कंपनी हैड बीन अलॉटेड द ब्रांच ऑडिट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द ईयर। तो सर रामजी एंड कंपनी, ये क्या हो गया? सीए फर्म अलॉटेड द ब्रांच ऑडिट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इन द ऑडिट ऑफ प्लानिंग
partner of Ramji Lal and Company observe that the allotted branches are predominantly based in the rural areas and major portion of advances are for agriculture purpose. ठीक है, तो नंबर 18 का क्वेश्चन है 5 मार्क का. डिटरमाइन एनपीए नॉर्म्स एग्रीकल्चर के लिए क्या है. अकाउंट वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉड्स. तो ये तुम अब यहाँ पे लिख सकते हो. इरोजन में कौन सा केस आ जाएगा सर, 50% वाला केस और 10% वाला केस जो हमने पढ़ा था. और एनपीए नॉर्म्स एग्रीकल्चर के क्या है वो तुम बता सकते हो नोट से देख के. ठीक है, उसके बाद नंबर 19 में क्वेश्चन था एमटीपी अक्टूबर में क्वेश्चन था, आरटीपी मई 22 में क्वेश्चन था. देयर इज नो डिफरेंस प्रोविजनिंग ऑफ एनपीएस रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ एनपीएस वेदर द डेब्ट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. नहीं, ऐसा नहीं है. सिक्योर्ड के केस में अलग होता है, अनसिक्योर्ड के केस में अलग होता है. क्रिटिकली एवेल्यूएट द स्टेटमेंट. देयर आर डिफरेंस प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट एज रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ एनपी, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डॉटफुल असेट्स और लॉस असेट्स. तो सर ये ऑलरेडी हमने क्लास नोट्स बना रखा था, आप यहाँ से जाके लिख सकते हैं. ये आपका होमवर्क है. क्लास में मैंने ये बातें लिखवा दी थी. सिक्योर्ड में 25, 48, 100 है. अनसिक्योर्ड में 100, 100, 100 है. ठीक है, फुल लॉस असेट्स इज ऑलवेज 100. तो सर कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क दे दूं क्या अब. सर बहुत सारे क्वेश्चन है सर. एडवांस टू स्टाफ लिख सकते हो, गवर्नमेंट गारंटी लिख सकते हो. होमवर्क लिखो सर इसे. एमटीपी मार्च 23 में आया था ये क्वेश्चन. एस्पेक्ट वेरीफाइड बाय प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए. ठीक है, तो ये भी तुम लिख सकते हो, होमवर्क है. उसके बाद स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये मैंने अभी नहीं बताए हैं. ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एमटीपी अक्टूबर, एमटीपी मार्च 20 में आया था, एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन, होमवर्क है, कर सकते हो. रिपोर्टिंग ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी जुलाई 21 का क्वेश्चन है, होमवर्क है, कर सकते हो. इन केस ऑफ बैंक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडेड लोन्स क्या होते हैं, ये भी होमवर्क है, कर लेना. ठीक है. सो द एडवांसेस अंडर कंसोर्टिज्म, जब बहुत सारे बैंक मिलके, रतन टाटा सर वाला एग्जांपल है, होमवर्क है, कर लेना. ठीक है, इस बुक डेफिनेटली अपने पास रखो. जितने भी क्वेश्चंस कह रहा हूँ होमवर्क वो कर लो. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, होमवर्क बोल दिया ना, मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैं क्यों करूँ. ये नहीं होना चाहिए यार. जब तक तुम्हारे पास ये एक्सक्यूजेस है ना, तुम कभी पास नहीं कर सकते. जिस दिन होगा ना, सर ने क्वेश्चन दिया है, सर हमें बुक चाहिए, सर मुझे भी करना है, सर मुझे क्वेश्चन करना है, सर ये मैंने आंसर लिख के जरा चेक करो सर. ये होता है तरीका. ये नहीं होता कि सर ने दिया है ना, ठीक है ना, मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैं क्यों करूँ, सर तो फ्री लेक्चर करा रहे हैं, मैं ही क्यों करूँ. नहीं यार, नहीं. अगर तुम्हें अर्जुन बनना है, अगर तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य बनना है, तो लक्ष्य पे फोकस रखो यार. जो कहा जा रहा है उसको शिद्दत से करो. ना हो तो मुझे कहना, बट तुम करोगे नहीं, होमवर्क लिख के ही नहीं दिखाओगे, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ. मोड्स ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटीज. ठीक है, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो. मोड्स ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटीज, मोड्स ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटीज. ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना. उसके बाद प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, होमवर्क है, कर लेना. तो इनडायरेक्टली हमने कितने क्वेश्चन कर लिए अब तक. हमने कर लिया सर 32 क्वेश्चंस. 32 क्वेश्चंस कर लिए. कुछ क्वेश्चंस उसमें रहते हैं जो लेटर ऑन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम करने वाले हैं. तो मेरे प्यारे बच्चे, अब हमारी बारी है ऑडियो रिकॉर्ड करने की. ठीक है, चलिए सर. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों. हम बैंक ऑडिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. सर एडवांसेस क्या होता है. सर बैंक दो प्राइमरी फंक्शन करती है, एक होता है डिपॉजिट, एक होता है एडवांसेस. तो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है पब्लिक से और एडवांसेस देती है लोगों को. ओके सर, टाइप्स ऑफ एडवांसेस, इसके ऊपर हमने स्टडी मैट का एक क्वेश्चन किया है अपनी बुक से. ऑब्वियसली आपने लेक्चर देखा होगा. ये ऑडियो एग्जाम से पहले और टेस्ट से पहले करने के लिए है. ये स्टडी का शॉर्टकट नहीं है. लेक्चर पूरा देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है बैंक ऑडिट का. अब वहाँ से जाके पहले लेक्चर देख लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए, बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करके होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे 9357194004 पे भेज दीजिए. उसके बाद ऑडिट ये ऑडियो सुनिए. हाँ, बट इन केस ऑफ आप इमरजेंसी में, दिस ऑडियो 100% बेनिफिशियल टू यू, बेनिफिशियल फॉर यू. तो सर टाइप्स ऑफ एडवांसेस, एक होता है फंडेड लोन्स, क्वेश्चन इस पे एग्जाम में आया हुआ है. सर एक होता है एक्चुअल ट्रांसफर, जैसे एक क्वेश्चन में सर हमने पैसे ट्रांसफर किए, एक्चुअल ट्रांसफर. एक है सर बैंक ने गारंटी दी, नॉन फंडेड ट्रांसफर, डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फंड्स. सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, तो IRAC नॉर्म्स होते हैं सर. इसमें सबसे पहला हमारे पास है आपका परफॉर्मिंग एसेट्स. परफॉर्मिंग एसेट्स जहां पे बैंक को इनकम जनरेट हो रही है और
थोड़ा बहुत रिस्क है, नॉर्मल रिस्क है, लेकिन हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, हमें उम्मीद है कि इससे पैसे हमारे रिकवर हो जाएंगे। उसके बाद सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जहाँ पे हमारा अमाउंट ओवर ड्यू रह गया है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर रह गया है, स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कई केसेस में 90 डेज होता है, बट केसेस अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बैंक को इनकम जनरेट नहीं हो रही है। ओके, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए? तो सर एक है टर्म लोन, टर्म लोन के केस में पीरियड ग्रेटर देन 90 डेज, ठीक है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर पीरियड 90 डेज, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एनपीए। सर अभी आपने एक क्वेश्चन किया था मेरे साथ बुक में, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, तो ये अगर आउट ऑफ ऑर्डर है मोर देन 90 डेज तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनपीए। सर बिल्स परचेज बिल डिस्काउंटेड पीरियड 90 डेज अगर क्रॉस होते हैं तो एनपीए ट्रीट किया जाएगा। सर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? तो सर इसमें 3 डेफिनेशन आती है। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? इफ आउटस्टैंडिंग रिमेन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। सर ये क्या है? बैंक ने लिमिट दी थी, बैंक ने कहा भाई हम 7 लाख की लिमिट देते हैं, आपने बोला सर 7 लाख नहीं चाहिए मुझे, सर 5 लाख दे दो। अब तुमने 5 लाख में से 6 लाख का खर्चा कर दिया, 1 लाख एक्स्ट्रा कर दिया, तो 1 लाख जब तक तुम सेटल नहीं कर देते तब तक ये आउट ऑफ ऑर्डर रहने वाला है। पूरी डिस्कशन के लिए लेक्चर देखो, वहां पे मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद 2 बातें इसमें और निकल के आती है कि अगर आपका जो क्रेडिट है वो लेस देन डेबिट है तो भी आउट ऑफ ऑर्डर कहलाता है। और वन देयर आर नो क्रेडिट, ठीक है, मान लीजिए आपका 10,000 का इंटरेस्ट डेबिट हुआ, आपके पास अकाउंट में पैसा ही नहीं है, या फिर 6,000 तो है 4,000 नहीं है, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर वाला केस आप पे लगता है। सर अगला एनपीए की क्लासिफिकेशन, सर सब स्टैंडर्ड असेट्स है यानी लेस देन 12 मंथ्स है, सब स्टैंडर्ड मतलब एनपीए तो हो चुके हो लेकिन 12 मंथ्स अभी क्रॉस नहीं हुए, 12 मंथ क्रॉस हो गए तो डाउटफुल असेट्स। लॉस असेट्स क्या हमने इंस्पेक्ट किया है, किसने? सर इंटरनल ऑडिटर ने, आरबीआई ने, बट हमने इसे अभी रिटर्न ऑफ नहीं किया है, ठीक है, तो इसे हम लॉस असेट कहते हैं। इसका सर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, आपने अभी एग्जाम का क्वेश्चन देखा, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। सब स्टैंडर्ड असेट्स के केस में 0.40, सब स्टैंडर्ड केस में 15%, डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो 100%, डाउटफुल सिक्योर्ड पोर्शन है तो अप टू फर्स्ट ईयर 25%, फर्स्ट ईयर टू 3 ईयर 40% और मोर देन 3 ईयर 100%, और लॉस असेट्स के केस में 100% का केस होता है। अगर एसएमई है, ठीक है, तो 0.40 की जगह 0.25% होता है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो लेस कर देते हैं वहाँ पे, वो छोड़ दो, जितना सुना उतना काफ़ी है। अगेन एक बार रिवाइज कर देते हो, स्टैंडर्ड केस में 0.40 है और एसएमई के केस में 0.25% है, ओके। सब स्टैंडर्ड 15% है, डाउटफुल केस में अनसिक्योर्ड पोर्शन 100%, सिक्योर्ड पोर्शन अप टू 1 ईयर 25%, अप टू 1 ईयर से ज़्यादा और अप टू 3 ईयर 40%, और 3 ईयर को क्रॉस कर गया 100%, लॉस असेट्स ऑलवेज 100%, ओके। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, एक होती है प्राइमरी, एक होती है कोलेटरल। प्राइमरी वो जिसके लिए मेनली मैंने अपनी लैंड को गिरवी रखवा के लोन लिया, मैंने हाउस प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी। कोलेटरल इन यानी इन सपोर्ट ऑफ प्राइमरी इज कोलेटरल, ठीक है सर। इसके बाद है स्पेशल केस। पहला है सर अकाउंट रेगुलाइज्ड नियर बैलेंस शीट डेट, यहाँ पे आपके पास पेमेंट नहीं है लेकिन आप बैंक मैनेजर से कह रहे हो मुझे एक टर्म लोन दे दो, उस टर्म लोन के थ्रू मैं अपना लोन क्लियर करा लूंगा। तो सर वो जो टर्म लोन है जिसे तुमने क्लियर कराया, पेमेंट तो उसकी कर दी, लेकिन क्या वो ओवर ड्यू 90 डेज से ज़्यादा रह चुका है ऑलरेडी या होने वाला था, लेकिन टर्म लोन लेने के बाद तुम उसे क्लियर कर पाए, उसे आप क्या कहोगे? उसे भी हम एनपीए ही कहने वाले। सर असेट्स क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होती है, ठीक है। बोरोवर वाइज मतलब एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, फोन लोन, सारे लोन थे, ठीक है। एक ईएमआई उसकी बाउंस हो गई और वो अगर एनपीए ट्रीट हो चुकी है तो बेशक बाकी सब कुछ सही था फिर भी आप एनपीए ही ट्रीट कहलाओगे। यानी हम अकाउंट वाइज नहीं देखते, हम बोरोवर वाइज, वंस एनपीए क्लासिफाइड इन ऑल केसेस एनपीए, ठीक है, ओके। इसके बाद एडवांसेस अंडर कंसोलिडेशन, इसमें हमने रतन टाटा सर को देखा था। रतन टाटा सर के पास 500 करोड़ की नीड थी, एसबीआई ने कहा चलो मैं करा देता हूँ, एसबीआई के पास थे 300 करोड़, उसने बाकी 2 बैंकों से भी कोऑर्डिनेट किया, 100 वहाँ से लिया। अब रतन टाटा सर ने अपनी ईएमआई पे कर दी, लेकिन एसबीआई की गलती है कि उसने अदर्स बैंक को पेमेंट नहीं की, तो अदर्स बैंक में एनपीए होने की वजह से रतन टाटा सर को एनपीए कहा जाएगा, जबकि रतन टाटा सर की कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे एक कीवर्ड है, रिकवरी इज टू बी सीन एज पर आवर ऑन रिकॉर्ड्स, ओके। सर गवर्नमेंट गारंटी, एक है पापा एक है चाचा। पापा की वैल्यू इतनी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी वैल्यू है कि अगर उसने गारंटी दे रखी है, बेशक 90 डे क्रॉस हो गए तो भी हम उसे एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट अपनी गारंटी को रिवोक ना कर ले, रेपुडिएट्स या कैंसिल ना कर दे। और सर चाचा की गारंटी यानी स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। सर एग्रीकल्चर एडवांसेस, इसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। अगर क्रॉप का सीजन लेस देन 1 ईयर है तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, अगर क्रॉप का सीजन मोर देन लॉन्गर देन 1 ईयर है तो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कहते हैं।
अब यहाँ पे ओवर ड्यू को क्या कहा जाता है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप्स का सीजन ओवर ड्यू कहलाएगा अगर आप उसे क्रॉस कर गए, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए अगर 1 क्रॉप सीजन क्रॉस कर गए तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनपीए। ठीक है, ओके ओके ओके। इसके बाद आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा? इरोजन पढ़ा। इरोजन में 2 केसेस है सर। अगर असेट की वैल्यू 50% से लेस हो गई है तो हम इसे क्या बोलते हैं सर? इसे हम करेंगे डाउटफुल की कैटेगरी में, डाउटफुल असेट। ठीक है, डाउटफुल, कंसीडर एज डाउटफुल। बट असेट की वैल्यू, रियलाइजेशन वैल्यू सिक्योरिटी की लेस देन 10% है आउटस्टैंडिंग बरोबर के केस में, तो हम इसे ट्रीट करने वाले हैं, हम इसे ट्रीट क्या करने वाले हैं? लॉस असेट। ओके, एग्जाम में इस पे 2 से 3 क्वेश्चन आए, बहुत इंपॉर्टेंट है इरोजन का केस क्वेश्चन, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ओके। इसके बाद नेटवर्थ, मुकेश जी की नेटवर्थ 3000 करोड़, बैंक लोन ले रखा है सर, ईएमआई बाउंस हो गई उनकी, 90 डेज हो गए, 2 लाख की ईएमआई तक पे नहीं हुआ। बैंकर कह रहे हैं सर मुकेश जी को एनपीए बोलना ठीक रहेगा, कहीं वो नाराज हो गए तो आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है, एनपीए मींस एनपीए, दैट्स इट सर। ऑन टेक आउट फाइनेंस, सलमान भाई का एग्जांपल लिया था, आईसीआई से 10% पे उन्होंने लोन लिया था, ईएमआई बाउंस हो चुकी है। एचडीएफसी वाला कह रहा है भाई वहाँ 10% है, मैं 8% पे कर दूंगा, उसका पेमेंट मैं कर देता हूँ, तो एचडीएफसी वाले ने आईसीआई की पेमेंट कर दी। क्वेश्चन है एचडीएफसी क्या क्लासिफाइड करेगा? तो एचडीएफसी भी एनपीए ही बोलेगा, बेशक वो आपकी हेल्प कर रहा है, बट आप एनपीए थे तो एनपीए ही रहोगे जब तक आप अपना क्रेडिट स्कोर ना सुधार लो। ठीक है, ओके। इसके बाद है सर आपके पास आमिर खान का एग्जांपल है, एडवांस अंडर केवीपी, आईवीपी, एलआईपी, एनएससी। आमिर खान ने एलआईसी ले रखी थी, अब भाई साहब के पास मैच्योरिटी वैल्यू उस एलआईसी एनएससी की है 50 लाख, बट भाई साहब को 10 लाख की इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई, सरेंडर वैल्यू तो 50 लाख, तो बैंक ने 50 लाख के बिहार पे 10 लाख का लोन दे दिया। मार्जिन कितना है? 15 लाख और 10 लाख 5 लाख। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आपको एनपीए कब ट्रीट किया जाएगा? जब आपका मार्जिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब तक मार्जिन अवेलेबल है तब तक आपको एनपीए ट्रीट नहीं किया जाएगा। मार्जिन एग्जॉस्ट होने के बाद 90 डे क्रॉस होते हैं तब आपको एनपीए माना जाएगा। ओके सर, एग्रीकल्चर एडवांसेस, सर ये मैंने गलती लिखा, फिर सही लिखा, फिर 5 स्टार लगाया क्लास में, और ऑडियो में भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि मान लीजिए नेचुरल कैलमिटीज हो गई, बाढ़ आ गई सर, भूकंप आ गया, ठीक है सर, फसल खराब हो गई, आग लग गई, तुमने फिल्मों में देखा होगा, आग लग जाती है, फसल खराब हो जाती है, कोई दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे आप नया लोन ले रहे हो, या फिर पुराने लोन को नए लोन में कन्वर्ट करा रहे हो, या फिर रीशेड्यूल करा रहे हो, तो आपको एनपीए नहीं ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल केस है, एनपीए ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको स्टार लगा लेना, ये एक डिफरेंट केस है। ठीक है, ओके। इसके बाद इनकम रिकॉग्निशन कैसे होगी? इनकम रिकॉग्निशन के एडवांसेस क्या है आपके लिए? इनकम है, रिकॉर्ड कैसे करोगे सर? अगर सभी स्टैंडर्ड असेट्स है तो एक्चुअल बेसिस पे, सर सब स्टैंडर्ड असेट्स है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो केस बेसिस पे। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस था वहाँ पे 90 डे भी क्रॉस हो गए तो भी हम एनपीए नहीं मानेंगे, आपने कसम खिलाई थी। हाँ सर खिलाई थी सर, लेकिन इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? पेमेंट तो अभी भी नहीं आई, तो ऑब्वियसली कैश बेसिस पे। इसके बाद है सर एडवांसेस अंडर केवीपी, आईवीपी, एलआईपी, एनएससी। इस केस में सर जब तक मार्जिन, ध्यान से सुनना, जब तक मार्जिन अवेलेबल है तब तक हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, और मार्जिन एग्जॉस्ट होने के बाद कैश बेसिस पे। ठीक है सर, पहला धोखा खाया है हमने, पहली बार एनपीए हुआ है, अब तक बहुत इज्जत चल रही थी, अच्छा काम कर रहा था, तो सर जब तक एक्रूअल था ठीक था, और जहाँ पे वो एनपीए हुआ और जितनी इनकम को आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर चुके हो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और आपको मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा कि अब इसका क्या चल रहा है। उसके बाद सर पार्शियल रिकवरी, एक बंदे की ईएमआई बन रही थी 2 लाख की, 150 प्रिंसिपल था, 50,000 का इंटरेस्ट था, उसके पास ओनली 1 लाख, वो आया है रोते हुए, सर मेरी तबीयत खराब हो गई, फैमिली प्रॉब्लम थी, 1 लाख ले लो सर, तो 1 लाख लोगों क्या? हाँ ले लेंगे। अब हम इसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे? तो पहला तरीका क्या है, 1 लाख में से 50,000 इंटरेस्ट जो बच गया वो प्रिंसिपल में एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये कहता है AS9। बट अगर कस्टमर ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और इसको प्रिंसिपल से एडजस्ट कर लो, तो आपको वही करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ओवरऑल रिवीजन ऑफ ऑडिट टॉपिक एडवांसेस। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। आपको लगा हो मैं आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो एक थैंक्स आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं 9357194004 पे। ओके, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे ये टॉपिक ओवर होता है, अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 32 क्वेश्चंस कर चुके हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 32 में से जो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तुम करने वाले हो घर पे बैठ के। शिद्दत से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, बार बार ज़िंदगी पढ़ने का मौका नहीं देगी, बार बार ये लेक्चर्स हो सकता है फ्री मिल जाएंगे लेकिन देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए शिद्दत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, पास हो जाओ, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सपनों के लिए जी जान मेहनत लगा दो। हर बार ये मत कहो कि इस वजह से नहीं कर पाया,
इस बार ये कहो कि 1 बजे मिली है सर, आप मिल गए हो, इस बार मैं पास होकर दिखाऊंगा। ऑडिट की वजह से ग्रुप 2 नहीं निकलता, बुध ग्रुप नहीं निकलता। शिद्दत से पढ़ो और पास हो जाओ। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।